हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए जो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो अबाउट दी वेरियस पॉइंट्स और वेरियस एस्पेक्ट्स जो कि हमें ध्यान रखने हैं जो भी यूपी पीजीटी 2021 का इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में होने वाली बातें जिससे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी शेयर की हैं। मैंने इससे पहले 3 वीडियो शेयर की, इसमें मैंने बात की कि यूपी पीजीटी 2021 में जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो वो क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या क्या होना चाहिए, और बाकी सारे सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, डोमिसाइल वगैरह, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि मुझे बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और उनके बहुत सारे डाइवर्स डाउट्स हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, फॉर्म भरते वक्त गलतियाँ की हैं। मतलब मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे पास अच्छा खासा डेटा इकट्ठा हो गया है और हर एक वीडियो में कम से कम मेरे पास 300-400 कमेंट आ जाते हैं, और हर एक कमेंट अपने आप में एक नए तरीके का कमेंट होता है। तो मैं ये देखता हूँ कि जिन बच्चों ने जिनके ज़्यादातर 100 और 100+ हैं, ये बहुत नोट करने वाली बात है आप बच्चों के लिए, जिनके ज़्यादातर 95 टू 105 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं फाइनल आंसर की के बाद, उन्होंने ऐसी ऐसी मिस्टेक की हैं कि जिसकी वजह से उनका पेपर कैंसिल हो सकता है, और जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता, मेरी तो दुआ ये है कि सबको मौका मिले। लेकिन जो गलतियां उन्होंने की हैं, जो ब्लंडर्स उन्होंने की हैं, फॉर्म भरते वक्त गलतियां की हैं, OMR शीट में गलतियां की हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आयोग चाहे तो उनके पेपर रोक सकता है और उनके मार्क्स उनको काउंट ना करें, ठीक है। क्योंकि भाई ये तो एक फॉर्मल प्रोसेस है, एक तरीके का गेम है, एक तरीके का प्ले है कि जिसने सही से फॉर्म भरा होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं की होगी, ठीक है। तो पहली प्रोसेस जो स्टार्ट होती है किसी भी कंपटीशन की, वो होती है फॉर्म भरने से। अगर आपने फॉर्म में गलतियां की हैं तो आप आगे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, ठीक है, तो वो आपका फॉर्म जो है, कई बार ऐसा होता है कि उस गलतियों की वजह से भी कैंसिल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के लास्ट में एक कॉलम होता है डिक्लेरेशन में आप उसमें टिक करते हैं। उसमें आपने कभी उसे पढ़ा उस डिक्लेरेशन में, या उसमें क्या लिखा रहता है कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा नाम ये है, मैं अपनी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं अपने ध्यान से जो भी मैंने डेटा फिल किया है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन कमीशन को या आयोग को प्रोवाइड की है, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। हम उसे बिना देखे टिक कर देते हैं, जबकि हमने फॉर्म में बहुत सारी गलतियां की हैं। तो वो मैं बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं आज के सामने डिस्कस करूंगा, जो बच्चों ने मुझे शेयर की हैं। उसके अलावा OMR शीट में भी बच्चों ने बहुत गलतियां की हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर वो हमने गलती की है तो क्या उस पर कोई एक्शन हो सकता है या कोई आयोग हमें उसका बेनिफिट दे सकता है। और उसके अलावा 1300 मैंने डाउट जो बच्चों ने पूछे हैं कि अगर वो उनके क्लियर हो जाएं तो क्या वो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं बच्चों के, जो मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे पूछे गए। तो जैसे कि एक सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या अदर स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि यूपी के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, क्या वहाँ के बच्चे जो है, या वहाँ के कैंडिडेट जो है यूपी का पीजीटी एग्जाम दे सकते हैं? तो यस, बिल्कुल दे सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है। ये कहीं नहीं लिखा, ये किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि ये जो एग्जाम है वो सिर्फ यूपी के ही बच्चों के लिए है। भाई आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा और सही से संविधान को स्टडी किया होगा, तो हर इंसान को ये अधिकार है कि किसी भी स्टेट का एग्जाम दे, किसी भी स्टेट में जाके अपने आप को परफॉर्म करे, ठीक है। उसे रोजगार करने का, उसको जॉब करने का अधिकार है। किसी भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का है या पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है, ठीक है। इंडिया जो एक यूनियन है, आप कहीं भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की। वहां पर अगर कोई रिजर्वेशन लगा हुआ है 10%, 20% की, भाई अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो उनको सिर्फ 20% ही सीट्स में अलाउ होगा, वो एक अलग चीज़ है। तो वो भी नोटिफिकेशन में, जो भी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, उसमें मेंशन किया रहता है, तो वो आप पढ़ लें। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता है कि अदर स्टेट्स के बच्चे अलाउ नहीं होंगे या अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो एक पहला डाउट है बच्चों के अंदर। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम झारखंड के हैं, हम पश्चिम बंगाल के हैं, हम बिहार के हैं, हम हरियाणा के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्या हम यूपी का पीजीटी दे सकते हैं? तो यस, दे सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़िए, कोई भी एग्जाम जब आता है तो उसका नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन के हिसाब से चलिए। जो भी उसमें लिखा है वो एक तरीके का लॉ है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि अगर उसके अलावा कमीशन ने कुछ अगर डेविएट किया, चेंज किया, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार जब फॉर्म निकलता है तो जो उसमें कंडीशन लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि आयोग ने पहले कुछ किया और बाद में कुछ अपने आप चेंज कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जनरली नहीं होता है, पहली चीज़।
दूसरी चीज, एक सवाल मुझसे किया बच्चों ने कि सर करंट इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो इंटरव्यू में इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे किसी ने इकोनॉमिक्स से दिया है या कोई अगर करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो क्या हो सकती है। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं, जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ओके, आपके आरबीआई के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, फिस्कल पॉलिसी, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीजें, मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन का दर्जा, ये कुछ टॉपिक्स है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स में ये सब होता है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, बजट में क्या क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में कितना रखा गया, एजुकेशन के लिए कितना रखा गया, क्या क्या नए प्लान है गवर्नमेंट के, तो ये सारी चीजें जनरली पूछी जाती हैं। और कोई नई चीज हुई हो, कोई बड़ी चीज हुई हो, तो उस लिए आप करंट अफेयर्स में इकोनॉमी का कहीं से भी कोई अच्छा कंटेंट ले लें तो वो आप पढ़ लें, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा एक सवाल किसी ने मुझसे किया कि सर हमारा बीएड चल रहा है, अभी हमारा कंटिन्यू है, क्या हम इसको इंटरव्यू में बोल सकते हैं। तो यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हालांकि उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अगर आपका कंप्लीट नहीं है और अगर आपने उसे फॉर्म में मेंशन नहीं किया है। दो चीज़ होती हैं, एक तो आपने फॉर्म में मेंशन कर दिया है और आपका कंप्लीट हो गया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है और आपने किया हुआ है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म में मेंशन ही नहीं किया था। क्योंकि ये चीज़ आपने पहले बतानी चाहिए थी कि आप बीएड क्लेम कर रहे हैं, आपने क्लेम ही नहीं करा, बाद में लाके आप मार्कशीट लेके खड़े हो गए, तो भाई ये तो वो वाली बात हो गई ना कि हमने कुछ भरा ही नहीं और बाद में लेके आ गए, तो कमीशन कोई मैनुअली काम तो हो नहीं रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर, लाखों बच्चा बैठता है, उसका डेटा फीड होता है, तो उस हिसाब से काम चलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो आया और वहां जाके फीड करा दिया कि भाई हमारा बीएड हो गया, हमारा एंट्री कर लो तो हमारे मार्क्स बढ़ा दो, तो ये ऐसा नहीं होता, एक सिस्टम से चलती है चीजें। तो बता सकते हैं आप इंटरव्यू में, हाँ उससे फायदा ये होगा कि इंटरव्यू में वैसे ही आपको नंबर दे दे, लेकिन वेटेज के तौर पर नंबर नहीं देगा, और आप बता सकते हैं कि मेरा बीएड चल रहा है, और उससे सवाल भी हो सकते हैं। फिर एक बच्चे ने बात पूछी इंटरव्यू ड्यूरेशन के ऊपर कि सर इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी देर का चलता है। अमूमन इंटरव्यू भाई 15 से 30 मिनट मान के चलिए कि एवरेज इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो लेकिन वो लंबा भी खींच सकता है डिपेंडिंग ऑन कि बंदा कैसा है और किस तरीके का इंटरव्यू दे रहा है। कई बार बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और लंबी छिड़ जाती है, तो वो कई बार जो है इंटरव्यू जो है अपने अमूमन टाइम से बढ़ जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 से 30 मिनट का आप मान के चलिए कि एक इंटरव्यू सेशन रहता है, ओके। अब एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर आईबीपीएस इंटरव्यू और पीजीटी इंटरव्यू सेम होते हैं। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बैंक पीओ वगैरह या आईपीएस दिया है और उसका इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, तो इंटरव्यू देखिए ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट के हिसाब से इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। कुछ चीजों में तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही है, अपने बारे में बताना है, पर्सनालिटी चेक होगी आपकी, लेकिन जो आईबीपीएस का इंटरव्यू होता है वो होता है बैंकिंग एग्जाम से ओरिएंटेड। तो वो आपका जो है बैंकिंग जो एक्यूमेन है, जो बैंकिंग की तरफ आपका रुझान है, वो चेक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप पीजीटी की इंटरव्यू की बात करें तो उसमें देखा जाता है कि आप पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ाओगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है और साइड बाय साइड आपकी करंट अफेयर्स भी आपसे एक्सपेक्ट कर ली जाती है। तो सिमिलर, सेम तो नहीं कहूंगा लेकिन सिमिलर कहूंगा। सेम होना होता है कि बिल्कुल सेम इंटरव्यू होता है, सिमिलर बहुत सारी चीजें आईबीपीएस के इंटरव्यू की भी कॉमन होती हैं पीजीटी इंटरव्यू में, लेकिन सारी चीजें कॉमन नहीं होती, ओके। एक तो बात ये रही। उसके बाद किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैंने 1 साल पहले एमएससी की थी, तो मेरी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है और डिजिटल मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने जो है भेजी है, क्या मुझे हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो भी डिजिटल मार्कशीट का रिकॉर्ड है वही आपकी हार्ड जो कॉपी आएगी उसमें होगा, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे। तो आप बता सकते हैं कि सर मेरी अभी डिजिटल मार्कशीट ही आई है, आप उसको प्रिंट निकाल लें, अच्छे से अच्छे पेपर प्रिंट निकाल लें, सारा डेटा चेक हो जाएगा। क्योंकि मार्कशीट में क्या होता है, आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही सब सेम होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म में भरी। अगर हाँ उसमें कोई डिफरेंस है तब सवाल खड़ा होता है, वो तो बाद में जब आपकी आ जाएगी, जब आपका अभी तो टाइम है, इंटरव्यू के बाद चीजें होंगी तो आप डॉक्यूमेंट अपना हार्ड कॉपी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप उस हार्ड कॉपी को निकलवाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर एक ने सवाल किया कि सर फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो गया। ये तो मेरे पास भरे पड़े हैं इस तरह के कमेंट कि सर फॉर्म भरते समय, मतलब आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक लेक्चरार बनने जा रहे हैं और आप फॉर्म भरते समय ही गलती कर रहे हैं, तो आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बच्चों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। 80-80 हज़ार 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है लेक्चरार की, ठीक है, और आपको फॉर्म भरना नहीं आता। सॉरी टू से, माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा अल्फाज बोल रहा हूँ। आप एमएससी करे हुए हो, एमकॉम करे हुए हो, एमए करे हुए हो सकता है बहुत से लोग आपसे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन फॉर्म में गलती कर दी, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती ऐसी गलती है जो कि आपके
भविष्य को निर्धारित कर रही है, आपका फ्यूचर जो है इस पर डिसाइड कर रहा है। अब फॉर्म में गलती हो गई, अब ये तो है नहीं आप कमीशन जाके मैनुअली सही कराएंगे कि भाई मेरी ऐसे करने लगे तो लाखों बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा, और कमीशन के पास इतना टाइम नहीं कि वह एक एक बच्चे को एंटरटेन करें और उनके फॉर्म की गलतियों को ठीक करें। ठीक है, तो आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो भैया फॉर्म भरना तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म में गलती हो गई, अब देखिए ये आयोग के ऊपर है कि वो आपको एक्सेप्ट करे या ना करे। मेरी दुआ ये है कि शायद कुछ हो जाए आपके लिए। ओके, किसी ने कहा कि मैंने फॉर्म भरते समय बीएड नहीं भरा था। ठीक है, जब नहीं भरा था तो नहीं भरा था, अब वो आगे उसका क्लेम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो चीज़ दिखा दी, जो आपने डिक्लेयर कर दी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, वही एक्सेप्ट की जाती है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी किसी ने सवाल पूछा, सर 27,000 वैकेंसी के बारे में कुछ बताइए। तो भैया ऐसा है, अभी ये दे के निकले हो, इसी को निपटा लो, पहले इंटरव्यू वगैरह हो जाए, इसको फोकस कर लो। 27,000 आ जाएगी, जल्दी आने वाली है, वो भी आ जाएगी, और उसके बाद उस पर फोकस करना और उस पर ध्यान देना। तो अभी इधर इन बातों में पढ़ो, 27,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अभी जो है उस पर फोकस कर लो तो बेटर होगा। उसके बाद बहुत सारे कमेंट हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है कि शायद मुझे यही रोकना पड़ेगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बचे हुए कमेंट हैं और बहुत सारे कमेंट मैं ऐड कर लूँगा, जो हो सकता है आपके भी कमेंट हो, और आपको लगता है कि आपका कोई डाउट या आपका कोई क्वेश्चन मेरे इन सवालों में कवर नहीं हुआ है, तो मुझे कमेंट करिए, मुझे लिखिए, मैसेज करिए। मैं उन कमेंट्स को नोट डाउन करूँगा और उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा और आपको उसके डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। थैंक यू।